नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका द ध्रुव राठी शो पर। कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों, बचपन से ना मुझे ये गेम खेलने का बहुत मन था, लेकिन बात यह है कि अमिताभ बच्चन साहब आपको बुलाते ही नहीं है अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आप बहुत गरीब इंसान नहीं है तो मेरे जैसा नॉर्मल इंसान को कहाँ मौका मिलेगा। लेकिन थैंक्स टू मोदी जी आज हर एक हिंदुस्तानी को कौन बनेगा करोड़पति खेलने का मौका मिल रहा है ओपनली, किसी शो में भी जाने की जरूरत नहीं है। असल में क्या है, एक पद्मावती फिल्म रिलीज हो रही है, तो उसको लेकर काफी सारे लोगों ने करोड़पति बनने के लिए ऑफर निकाले हैं, जिनमें से काफी लोग बीजेपी के भी हैं। तो वो ऑफर्स मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सबसे पहला ऑफर है दोस्तों 10,000 रुपए का, जिसको अखिलेश खंडेलवाल ने निकाला है। ये बीजेपी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश के चेयरमैन हैं। 10,000 रुपए मिलेंगे आपको अगर आप संजय लीला भंसाली को जूते मार के आओगे। अगला ऑफर है 1 करोड़ रुपए का, जिसको निकाला है भुवनेश्वर सिंह ने। ये ABKM कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेड है। 1 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर आप दीपिका पाडुकोण को जिंदा जला देंगे तो। इससे अगला ऑफर है 5 करोड़ रुपए का, जो कि अभिषेक ठाकुर नाम के इंसान ने निकाला है। ये रहे वो इंसान। आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर आप संजय लीला भंसाली और दीपिका पाडुकोण का सर काट के आएंगे तो। इससे ही सेम डील पर ही एक और ऑफर है, जो कि सूरज पाल, ये बीजेपी मीडिया कोऑर्डिनेशन हरियाणा के हेड हैं। ये आपको सेम चीज के 10 करोड़ रुपए देंगे प्लस एडिशनल फैमिली असिस्टेंस, ऐसा इन्होंने कहा है, अगर आप सर काट के आएंगे तो इन दोनों का। लेकिन दोस्तों, इन सारे ऑफर्स में क्लियर नहीं है कि कितने परसेंट जीएसटी लगेगा, कितने परसेंट सेस लगेगा, क्या टैक्सेस देने पड़ेंगे। इसलिए मेरी विनती होगी मोदी जी से कि वो ओपनली डिक्लेयर कर दें, इन सारे ऑफर्स को ऑफिशियल कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इसे सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो ये लोग अभी जेल में होते या पार्टी से बाहर तो निकाल दिए होते कम से कम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मोदी जी इस बात को साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। जैसा वो कहते हैं ना, मनमोहन सिंह जी साइलेंटली करप्शन स्कैम्स को सपोर्ट करते थे, तो ऐसे ही मोदी जी भी इन चीज़ों को साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। तो ऑफिशियली मोदी जी आप इसको प्रधानमंत्री बी हेडिंग योजना के तहत ले आइए, ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दीजिए कि कितने प्राइजेस मिलेंगे, तो हम सब मिलके खेल पाएंगे फिर कौन बनेगा करोड़पति। और पूरी इस पद्मावती कंट्रोवर्सी के पीछे ऐसी ढेर सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने निगलेक्ट कर दी। जैसे कि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट दोस्तों पोस्टपोन कर दिया गया है गुजरात इलेक्शंस की वजह से। हमारे सरकार में बैठे लोगों को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इलेक्शंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है काम करने से ज़्यादा। इस पे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रिप्लाई में कहते हैं कि ऐसा तो कांग्रेस ने भी किया था। भाई, पहली बात, अगर ऐसा कांग्रेस ने किया था तो आप क्या उन्हें कॉपी करोगे हर चीज़ में? और दूसरी बात तो यह है दोस्तों कि ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया था। पहले कभी ऐसा विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट को पोस्टपोन नहीं किया गया किसी भी इलेक्शंस के लिए। इसी दौरान आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले मर्डरर नथुराम गोडसे पे एक मंदिर इनॉग्रेट किया गया मध्य प्रदेश में। हिंदू महासभा ने इनकी डेथ एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट किया। अगली खबर में दोस्तों, रेस्टोरेंट्स पे जो जीएसटी के रेट्स हैं वो 18% से लेके अब 5% पर कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। अब ये सरकार ने पब्लिक के प्रेशर में आके किया या इलेक्शन के प्रेशर में आके किया, इससे हम कंज्यूमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हम एंड में क्या प्राइस पे कर रहे हैं। और दोस्तों, रेस्टोरेंट्स का जो एंड बिल का टोटल रहा है वो हम पहले भी उतना ही पे करते थे, अभी भी उतना ही पे कर रहे हैं, जबकि जीएसटी रेट्स 18% से 5% पे आके गिर चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो सरकार ने खत्म कर दिया है रेस्टोरेंट्स के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आप उस बिजनेस के जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें खरीदते हैं, उस पर जीएसटी भरना पड़ता है। वो आपको पहले ऑफ मिल जाता था। जैसे रेस्टोरेंट्स खाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदता है, उस पर भी जीएसटी भरना पड़ता है उससे, तो वो जो जीएसटी भरना पड़ता है रॉ मटेरियल्स पे, वो पहले उन्हें वापस मिल जाता था जब ये चेंज नहीं आया था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने 18% से 5% किया है जीएसटी, तो इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खत्म कर दिया। तो रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल पे अब ज्यादा पे करना पड़ता है, तो एंड में हमारे लिए कॉस्ट वही पड़ती है। तो इसे एक जुमला कह सकते हो आप, क्योंकि हमारे को तो कोई फर्क पड़ा नहीं है इससे, ना ही रेस्टोरेंट्स वालों को कोई फर्क पड़ा है, ना ही सरकार को कोई फर्क पड़ा है। बस ऊपर ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि जीएसटी रेट्स नीचे आ गए, लेकिन फायदा किसी को नहीं हुआ इससे। और आजकल एक मूडीज की रेटिंग के बारे में बहुत चर्चा हो रही है।
मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और सरकार ने इसके बारे में बहुत अपनी छाती पीटी है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है हमें दोस्तों कि ये जो मूडीज की क्रेडिट रेटिंग है इसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। ये कोई ये नहीं झलकाती है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, ये भी नहीं दिखाती है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रेटिंग दिखाती है। क्रेडिट रेटिंग मतलब देश कितने आसानी से अपनी डेब्ट्स को रीपे कर सकता है। और अब आप पूछोगे सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे कि उसकी रेटिंग इंप्रूव हुई। सरकार ने दोस्तों हमारे ऊपर ढेर सारे टैक्सेस लगाए, जैसे कि पेट्रोल पे डीजल पे टैक्स था, 140% तक का टैक्स था। इतने हाई टैक्सेस की वजह से जो भी जनता का पैसा था वो सरकार के पास गया, जिससे कि अब सरकार की डेब्ट रीपे करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इंप्रूव हो गई है, जिससे कि उसकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई। इससे फिस्कल डेफिसिट भी रिड्यूस हो गया। ये चीज़ अच्छी खबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली देश की जनता की ग्रोथ और गवर्नमेंट की ग्रोथ सब साथ में ग्रो करती है, तभी एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। देश में इतने सारे लोग जॉबलेस खड़े हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी नीचे जा रहा है, इसका मतलब जो जनता की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा आए जा रहा है, जिससे कि क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई। जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें कहते हैं ना, लैनिस्टर्स ऑलवेज रीपे देयर डेब्ट्स। तो लैनिस्टर्स अपनी डेब्ट्स को बहुत आसानी से रीपे कर सकते हैं, इसलिए उनकी क्रेडिट रेटिंग, अगर मूडी लैनिस्टर्स को क्रेडिट रेटिंग देता हो तो बहुत हाई होती, टॉप पे होती वो। लेकिन इससे लैनिस्टर्स अच्छे रूलर तो नहीं बन गए ना, नेड स्टार्क और डेनेरिस की तरह वो कोई नोबल रूलर्स तो नहीं बने ना। इसी तरह से ही क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने से हमारी सरकार अच्छी नहीं हो गई, देश की जनता की ग्रोथ अच्छी नहीं हो गई, सिर्फ क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है। आज की पिक्चर ऑफ द वीक में है ये मधुबनी रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीरें। मधुबनी रेलवे स्टेशन इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेशन में से आता है, बिहार में है ये, जहाँ पे एक आर्टिस्ट ने ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया अब ये रेलवे स्टेशन। इन्होंने ये मिथिलिया आर्ट फॉर्म का यूज़ किया है, जो कि नेपाल में ओरिजिनेट हुआ एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। अच्छी खबर में दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दूं कि जीएसटी रेट्स कुछ आइटम्स पे और डिक्रीज किया गया है और वहां पे इनपुट क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली में वो अच्छी खबर है जहां पे जीएसटी रेट्स डिक्रीज हुआ है और उसका फायदा कंज्यूमर्स को पहुंच रहा है। दूसरी अच्छी खबर में 17 सालों बाद दोस्तों इंडिया के पास मिस वर्ल्ड का टाइटल आया, जब मानुषी चिल्लर ने एक कॉम्पिटिशन जीत लिया। लेकिन अच्छी खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके बाद शशि थरूर ने इसके बारे में कोई जोक मारा था, बहुत ही बेकार सा जोक था, मुझे तो हंसी नहीं आई, चिल्लर को लेके और डीमोनेटाइजेशन को लेके। काफ़ी लोग उससे ऑफेंड हुए, गुस्सा आया उन लोगों को, गालियां बकी गई उनको। लेकिन मानुषी ने उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई किया और उस जोक को एक्सेप्ट किया, उससे गुस्सा नहीं हुई, टॉलरेंट थी। ये चीज़ आज के टाइम में एक सेलिब्रेट करने की चीज़ बन गई है, क्योंकि जो हालत देख रहे हो आप लोगों की आजकल, इतने इंटॉलरेंट हो चुके हैं, किसी भी चीज़ को लेके भड़क जाते हैं आजकल लोग, कोई मूवी को लेकर, कोई स्नैपचैट के सीईओ को लेकर, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये एक सेलिब्रेट करने की बात है कि ये इतनी टॉलरेंट निकली। इस हफ्ते के एंटरप्रेन्योर ऑफ द वीक है इंदर शर्मा। इंदर शर्मा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, ऐसी वेबसाइट बनाई है hotelbits.com, जिसपे कि आप अपना प्राइस देंगे और होटल आपके उस पर आके बिडिंग लगाएंगे कि आपको रुकाना चाहेंगे कि नहीं रुकाना चाहेंगे उस प्राइस पे। नॉर्मली क्या होता है, आप चेक करते हैं जब कहीं भी घूमने जाते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा सबसे चीपेस्ट होटल मिल रहा है, तो आप उस चीपेस्ट होटल के लिए वेबसाइट खोजते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, आप अपना प्राइस खुद बोलेंगे, hotelbits.com को अपना प्राइस बताएंगे और फिर होटल बिडिंग लगाएंगे कि हाँ हम आपको इस प्राइस पे रुकाना चाहते हैं। इंदर शर्मा अपनी 80% अर्निंग को एक चाइल्ड हार्ट केयर हॉस्पिटल पलवल हरियाणा में है उसमें डोनेट करते हैं। तो hotelbits.com जाके देख सकते हैं, आपकी ट्रैवल्स में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर है और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को द ध्रुव राठी शो में दिखाना चाहेंगे तो आप इस ईमेल पे लिख के मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब वक्त है दोस्तों फिर से कुछ ट्वीट्स पढ़ने का। हैप्पी पीयूष लिखते हैं, मिस्टर टाटा वॉज नेवर अ स्ट्रेंजर टू करप्शन कॉन्ट्रोवर्सीज एनी मोर। #टाटा एक्सपोज्ड, #फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। रॉकस्टार जीतू लिखते हैं, मिस्टर टाटा वॉज नेवर अ स्ट्रेंजर टू करप्शन कॉन्ट्रोवर्सीज एनी मोर। #टाटा एक्सपोज्ड, #फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। श्रेय एस सोमानी लिखते हैं,
Mr. Tata was never a stranger to corruption controversies anymore. Hashtag Tata exposed. Hashtag friends with benefits. पता नहीं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स क्या कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे तो सेंटेंस भी नहीं समझ में आ रहा है। क्रेजी एंजल भी यही चीज़ लिखती हैं। ये जो कॉपी पेस्टिंग ट्वीट्स है, पैसे देना ट्वीट करने के लिए, कॉरपोरेट कंपनीज भी कर रही हैं। यहाँ पे टाटा को टारगेट किया जा रहा है किसी रीज़न से। ये जो कुछ 50-60 लोगों ने ये ट्विटर ट्रेंड चलाया था टाटा एक्सपोज्ड 1 महीने पहले, उसके 1 महीने बाद एक ट्विटर ट्रेंड चला कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर एट टाटा। ये वाला हैशटैग भी इन्हीं 50-60 लोगों ने चलाया था। उसके बाद एक ट्विटर ट्रेंड चला क्लीन कोल फॉर न्यू इंडिया, और ये वाला ट्विटर ट्रेंड भी इन्हीं 50-60 लोगों ने चलाया था। ये चीज़ मुझे बताइए फेक ट्रेंड हंटर ने, ट्विटर पे अकाउंट है इनका। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो लोग क्लीन कोल प्रमोट करते हैं, कोल वैसे क्लीन कभी होता ही नहीं है, कोल से जो पोल्यूशन आना है वो आता ही है, उसे रिन्यूएबल एनर्जी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वही लोग टाटा को एक्सपोज करते फिर रहे हैं। उनकी क्या जलन है टाटा से। धन्यवाद।